I welcome you all to this webinar which is related to National Education Policy 2020. First of all, I like to thank the government for making this policy for India, that is National Education Policy 2020. परंतु इससे पहले कि मैं NEP 2020 की बात करूं, मैं कुछ विचार आपसे साझा करना चाहता हूं शिक्षा के लिए। आखिरकार शिक्षा है क्या और शिक्षा से हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए भारत के संदर्भ में, और फिर उसकी कुछ विवेचना, कुछ चर्चा मैं NEP 2020 के संदर्भ में आप लोगों से करूंगा। शिक्षा मनुष्य के जीवन के परिष्कार एवं विकास की प्रणाली है। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, परिष्कार और विकास। जीवन के प्रत्येक अनुभव को शिक्षा कहा जा सकता है। वास्तव में मानव जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। परंतु ऐसा जो भी व्यवहार जो मनुष्य के, पहली बात, ज्ञान की परिधि को विस्तृत करे, दूसरा अंतर्दृष्टि को गहरा करे, तीसरा हमारी प्रतिक्रियाओं का परिष्कार करे, चौथा क्रियाओं को उत्तेजित करे या किसी ना किसी रूप में उसे प्रभावित करे, वह शिक्षा है। यानी शिक्षा का अभिप्राय जो हम लेते हैं उससे कुछ बढ़कर शिक्षा का अभिप्राय भारतीय वाङ्मय में है। और शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का संतुलित यानी बैलेंस्ड एवं संपूर्ण यानी होलिस्टिक विकास, यानी आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण अर्थात शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास है। और कहीं ना कहीं पिछले 70 वर्षों में जो हमने शिक्षा दी वो केवल और केवल बुद्धि के विकास की दी। हमने शरीर, मन और आत्मा को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा, इसलिए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। शिक्षा के माध्यम से हम सहस्रों वर्षों से जो समाज द्वारा अर्जित अनुभव हैं वह हस्तांतरित होते हैं। अपनी राष्ट्रीय धाती एवं संस्कृति का ग्रहण अर्थात शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, चरित्र निर्माण, समाजीकरण एवं मनुष्य की संज्ञा पाने योग्य व्यक्ति शिक्षा से कहलाता है। शिक्षा की जो मीडियम है, शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक पीढ़ी के साथ समाज की प्राचीन विधि का संरक्षण होता है, संवर्धन होता है और हस्तांतरण होता है। यानी तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो लिंक करती हैं पिछली पीढ़ी को अगली पीढ़ी के साथ, दैट इज़ उनका संरक्षण, उसका संवर्धन और उनका हस्तांतरण यानी उनका ट्रांसफ़र। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को पवित्रतम माना गया। गीता ने कहा, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। आगे कहा गया, नास्ति विद्या समय चक्षु, यानी विद्या के समान कोई आंख नहीं है। यू कैनॉट हैव एनी आईज लाइक योर नॉलेज, योर विजडम, योर एजुकेशन। ज्ञान को प्रकाश से अंधकार में ले जाने की प्रक्रिया माना गया, इसीलिए हमने कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी मृत्यु से मुझे अमृत यानी मोक्ष की तरफ ले चलो। ये शिक्षा के बारे में हमारे वाङ्मय में, भारतीय वाङ्मय में कहा गया। शिक्षा एक संस्कार प्रक्रिया भी है। सभी नवीन पीढ़ी पर विभिन्न प्रकार से संस्कार डालने का काम हमारे माता पिता, हमारे पुरजन, हमारे गुरुजन, हमारे परिजन, हमारे अग्रपाठी, हमारे सहपाठी, हमारे समाज के नेता या हमारे अधिष्ठाता या हमारे अध्यापक ये करते हैं।
और कहीं ना कहीं हमने विद्या में, एजुकेशन में संस्कारों को पीछे छोड़ा, जिसका नतीजा आज हम सब लोग देखते हैं। स्टूडेंट अनरेस्ट के माध्यम से, स्टूडेंट्स की इंटॉलरेंस के माध्यम से, स्टूडेंट्स की इम्पेशेंस के माध्यम से, स्टूडेंट्स की नॉन पार्टिसिपेशन के माध्यम से, ये सब चीज़ें इसलिए पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं हमने शिक्षा में संस्कारों को पीछे छोड़ा। इसलिए जो आज हालात हमारे शिक्षा के हैं वे पैदा हुए। शिक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, शिक्षा जीवन का विकास है, और जीवन का अधिष्ठान, हमारा जीवन का जो मूल है वो अध्यात्म है, और अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। आत्मा मनुष्य सत्ता का अंतरतम मर्म है। आत्मा मन, बुद्धि और अहंकार से परे है। आत्मा समस्त ज्ञान का आधार है। शिक्षा उस ज्ञान की साधना है, और ज्ञान चेतना का विकास है। अतः शिक्षा चेतना का संवर्धन ही है। इस बात को हमें समझना होगा कि शिक्षा का मूल क्या है। शिक्षा का मूल हमारी चेतना का संवर्धन है, जबकि हमने अपनी शिक्षा को केवल और केवल बुद्धि के संवर्धन के लिए बनाया। इसलिए हम शिक्षा में शिक्षा देते देते कहीं भटक गए, कहीं अटक गए, और शिक्षा के मूल उद्देश्यों से हम कहीं दूर चले गए, और उसी दूरी को पाटने का प्रयास शिक्षा नीति 2020 में किया गया, जिसकी चर्चा शीघ्र ही हम करेंगे। इसलिए शिक्षा हमारे ज्ञान, चरित्र और संस्कृति, इस त्रिवेणी के संगम को शिक्षा जीवन का तीर्थराज बनाती है। इन तीन शब्दों को हमें समझना होगा। ज्ञान, चरित्र और संस्कृति, इसका संगम होगा तो शिक्षा हमारे जीवन को तीर्थराज बनाती है। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो सेंचुरी है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सेंचुरी। ये जो इस समय चल रहा है समय, ये समय बिल्कुल अलग समय है। ये सेंचुरी बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी है लर्निंग की, ना केवल लर्निंग की बट अनलर्निंग की और रीलर्निंग की। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की शिक्षा को समझने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान के नए नए खोज, नए नए आविष्कार हमारे सामने आ रहे हैं, जिस ढंग से मानवता बदल रही है, उस ढंग से जो हम आज सीखते हैं वो शायद कल हमें उसकी आवश्यकता ना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 40 वर्षों में जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा अपने मेडिकल साइंस में, आज वो बिल्कुल अलग है, और वो हर 10 साल में बदला है। और यदि मैंने अपने आप को हर 10 साल में ना बदला होता तो मैं कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता। आप लोगों ने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जो पुस्तकें आपने 30 साल पहले पढ़ाई, आज पढ़ाई बिल्कुल अलग है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट ओनली अ सेंचुरी ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, बट इट इज अ सेंचुरी ऑफ रीलर्निंग एंड अनलर्निंग। और इसका उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि ओस्पेंस्की एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता 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 वो जिस दिन थक गया तो उसने सत्य की खोज आरंभ की। सत्य की खोज के लिए उसने एक गुरु ढूंढा, और उस गुरु का नाम था गुरजीएफ। गुरजीएफ एक महान संतों में से इस विश्व के हुए हैं। आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा। ओस्पेंस्की गुरजीएफ के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं आपसे जीवन का सत्य पाने आया हूं। तो गुरजीएफ ने कहा, कोई मुश्किल नहीं, सुबह पहाड़ी पर आ जाना, दोनों बैठकर चाय पिएंगे और चर्चा करेंगे। ओस्पेंस्की उस पहाड़ी पर चढ़ता हुआ सुबह पहुंचता है, पसीनों से लबलबाता है, पूरा पसीने से भरा हुआ है। गुरजीएफ चाय तैयार रखते हैं, उसको कप देते हैं ओस्पेंस्की को,
और केतली से चाय उसमें डालने लगते हैं। कप भर जाता है परंतु फिर भी वो चाय डालते ही चले जाते हैं। उस्पेंस्की बड़ा हैरान है कि इतना बड़ा संत, इतना बड़ा गुरु इतनी सी बात भी नहीं समझता कि केतली चाय भर चुका है, केतली की कप भर चुका है चाय की केतली से, और ये फिर भी उड़ेले जा रहा है। वो कह रहा है गुरुदेव कप में से चाय गिरती जा रही है और आप डालते जा रहे हैं। तो गुरुजीएफ ने कहा मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ कि तेरी जो बुद्धि है वो इस समय पूरी तरह से मैथमेटिक्स, गणित से भर चुकी है। तो इसे थोड़ा खाली कर, एक्स्ट्रा हो चुकी है। बिकॉज हमारे ब्रेन में भी एक सीमित क्षमताएं हैं स्टोरेज की, और उस स्टोरेज को यदि हमने पूरा भरे रखा तो हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए गुरुजीएफ और उस्पेंस्की ने इस मानवता को एक बहुत बड़ा सूत्र दिया, दैट इज व्हाट लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। हम लोग लर्निंग और रीलर्निंग पर तो ध्यान देते हैं परंतु अनलर्निंग पर नहीं देते। आप लोगों ने बीथोवन का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। उसके पास 2 लोग आए म्यूजिक सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुझे क्या आता है? उसने कहा मुझे म्यूजिक के बेसिक सुर, सारेगामापा और कुछ राग आते हैं। और दूसरे से पूछा, उसने कहा मुझे म्यूजिक का कुछ नहीं आता। तो बीथोवन ने जिसको कुछ नहीं आता था उसकी फीस तो बताई $10 एक महीने, और जिसको थोड़ा कुछ आता था उसकी बताई $100 पर महीने। तो उसने कहा कि गुरुदेव मेरे को तो थोड़ा बहुत कुछ आता है, फिर भी मेरी फीस ज़्यादा क्यों? तो बीथोवन ने कहा कि उसी को जो तुझे आता है उसको भुलाने के लिए ये फीस एक्स्ट्रा है। यानी हमने जितना कुछ सीखा और जो आज बदला, उस बदलाव के तरफ ध्यान देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें समझना होगा। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। यदि हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक सही ढंग से, एक समता से, एक न्याय संगत रूप से विकसित करना चाहते हैं तो शिक्षा एक माध्यम है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। और ये भारत का मूल मंत्र है, विश्व की भलाई। यानी हमने हमेशा कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी ये भारत की दृष्टि है और सार्वभौमिक उच्च स्तरीय शिक्षा इस तरफ अग्रसर होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत का दिया कल्याण मंत्र है विश्व को। और आज जो विश्व एक पूरे ज्वालामुखी पर बैठा है, उसको यदि कोई शांत कर सकता है, यदि हम यूनिवर्सल पीस और ब्रदरहुड की बात कर सकते हैं, तो वो केवल भारत की दृष्टि को लेकर ही, और उसके लिए भारतीयों को अपनी शिक्षा को, अपनी शिक्षा पद्धति को समझना होगा। और NEP 2020 इस ओर एक अग्रसर कदम है कि हम ऐसे युवा तैयार करें जिनकी दृष्टि सार्वभौमिक कल्याण और समृद्धि की हो। भारत ने 2015 में जो सतत विकास एजेंडा 2030 अपनाया, उसके लक्ष्य 4 में परिलक्षित है वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा। इसके अनुसार 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन NEP 2020 that lifelong learning is stressed in this policy, and believe me, out of all the universities in India, only 2 or 3 universities have lifelong learning centers जिन्हें हम continuous education mode, हमने कुछ शिक्षकों के लिए HRD सेंटर्स तो डेवलप किए, कुछ उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए,
परंतु हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग के सेंटर्स डेवलप नहीं किए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का स्ट्रेस NEP 2020 में दिया गया है और उसको विशेष रूप से कहा भी गया और उस पर कार्यान्वित करने का काम भी किया जाएगा अगले 15 वर्षों में। अगले जो दशक है, जो अगले 10 years डिकेड्स जो है, उसमें भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर भी भारत का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिए NEP 2020 में युवाओं के लिए भी अलग से कार्यक्रम और बहुत सारी ऐसी योजनाएं उच्चतर शिक्षा की, जिनके मूल सिद्धांतों की चर्चा मैं थोड़े समय में करूंगा, की गई है। अब जब हमारा लक्ष्य इतना बड़ा हो, इस तरह का हमारा उदात्त लक्ष्य होगा, तो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और उसके अधिगम को बढ़ावा देने के लिए हमें पुनर्गठित करना पड़ेगा और उस पुनर्गठित करने का काम भी NEP 2020 करेगी, ताकि जो सतत विकास है और जिसका जो एजेंडा 2030 के लिए बनाया गया, उसके सभी महत्वपूर्ण टारगेट, लक्ष्य या गोल या ऑब्जेक्टिव्स या एम्स को हम पूरा कर सकें, ऐसा उसमें कहा गया। अब यदि हम ज्ञान के परिदृश्य में देखें तो पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एज आई सेड दैट इट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट एंड देयरफॉर वी नीड टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। आने वाला समय बिग डाटा का, मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते हमें एक और विश्व भर में, जहां आप देखो अकुशल कामगार यानी जो अनस्किल्ड लेबर है, उनकी जगह तो मशीनें काम ले लेंगी, और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे स्किल्ड कामगारों की, ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी। इसका ध्यान भी NEP 2020 में किया गया है कि आने वाले दशक में हमारी ज़रूरतें किस संदर्भ में होंगी, किन विषयों को लेकर होंगी, किन की डिमांड विश्व में ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानवीय के विविध विषयों में योग्यता रखते हों, ऐसे कारीगरों की आवश्यकता हमें बढ़ेगी। और क्या बदल रहा है? जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। इस कारण भी जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, कृषि, एग्रीकल्चर, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान में नए कुशल कामगारों की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे आज कोरोना है, ऐसी महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव संक्रामक रोग प्रबंधन, यानी आप देखें इस बार जो हमने कोविड का मैनेजमेंट किया, हालांकि बहुत अच्छा भी हुआ, बहुत बुरा भी हुआ, परंतु प्लस माइनस हर चीज़ के होते हैं। हमारे पास कोई एक सेट पैटर्न नहीं था। पैटर्न हमने डेली बनाए, डेली चेंज किए, बट वी नेवर हैड एनीथिंग टू मैनेज अ पैंडेमिक। सो पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए भी हमें ऐसे सहयोगी संसाधन जिनमें हम वैक्सीनेशन का विकास कर सकें, परिणामिक सामाजिक मुद्दे, बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाने का काम जो हम करें, वो आवश्यक रूप से हमें इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना होगा अपनी शिक्षा के माध्यम से। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे रोजगार और वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह आवश्यक हो गया कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखें ही, साथ में ही वो सतत रूप से सीखते रहने की कला भी सीखें। आज हो क्या रहा है कि बच्चे केवल एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। अभी
पिछले हफ्ते से स्टूडेंट्स अनरेस्ट पर थे। अनरेस्ट क्या था कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन दोनों दो और हमारा सिलेबस 50% या 75% कर दो। अब जब हम एक दिया सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ना चाहते, हमने अपने समय को तो गंवाया, और बाद में जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है, यानी हम पढ़ते ही केवल एग्ज़ाम्स के लिए हैं, हम पढ़ते कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नहीं है। हम केवल और केवल रट्टे लगाकर मार्क्स लेने की प्रक्रिया में, यानी हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम भी है, आई एम सॉरी टू से, इज़ ओनली ए टेस्ट ऑफ मेमोरी। अगर आप ध्यान दें तो इज़ ओनली ए टेस्ट ऑफ मेमोरी, इट्स नॉट ए टेस्ट ऑफ नॉलेज। essentially I am saying, not always, but I am saying essentially it's a test of memory। और मेमोरी टेस्ट के चलते बच्चे उन्हीं दिनों में कुछ रट्टे लगाकर और अपने नंबर लेने की प्रक्रिया, हमने कहीं पर भी क्रैमिंग को क्रिएशन से नहीं बदला। और एनईपी इस क्रिएटिविटी को बढ़ाने का एक माध्यम है। इसमें प्रोत्साहन दिया गया है कि बच्चे अपनी रट्टागिरी से, तोतागिरी से, क्रैमिंग की टेंडेंसी को छोड़कर कुछ ना कुछ क्रिएटिव की टेंडेंसी में जाएं। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास आई हैड टू चेंज माय स्कूल। मेरे को अपना स्कूल बदलना पड़ा, और जब मैं जिस स्कूल में गया उस स्कूल की 10 में से 10 मेरिट हरियाणा बोर्ड में उस समय आती थी। जब मैं गया तो उन्होंने कहा हम टेस्ट लेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल लो। टेस्ट में पहला मेरा मैथमेटिक्स का टीचर आया और उसने ये कहा कि तुझे कितनी एक्सरसाइज आती हैं। मैं तो बिल्कुल फक रह गया। मैंने कहा सर एक्सरसाइज तो मुझे एक भी नहीं आती, मेरे को तो 32 थ्योरम आती हैं, क्योंकि थ्योरम से एक्सरसाइज डिराइव होती है। अब उसने बच्चे क्लास में खड़े किए, एक को 536 याद, एक को 534 याद। आई वॉज सरप्राइज्ड कि भी इतनी याद है इन्हें। मैंने टीचर को कहा कि सर यू काइंडली गिव मी एन एक्सरसाइज, आई विल सॉल्व इट। उन्होंने एक एक्सरसाइज लिखी, मैंने थ्योरम अप्लाई करके उसे सॉल्व की। अगला सवाल था किस कुंजी से याद किया। टीचर ने ये मानने को तैयार नहीं था कि मैंने थ्योरम अप्लाई करके खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व किया। और ऐसे ही जब मेरा इंग्लिश का टेस्ट हुआ तो उसने कहा कितने ऐसे याद हैं। मैंने कहा सर एक भी नहीं याद। तो उसने बच्चे खड़े किए, किसी को 175 याद, किसी को 177 याद, किसी को 178 याद। परंतु जब मेरी बारी, मेरे को एक भी याद नहीं। बट देन आई रिक्वेस्टेड माई टीचर कि सर गिव मी ए चांस, गिव मी ए टॉपिक, आई विल स्पीक और राइट ऑन इट। तो उसने कहा ठीक है, तो माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उन दिनों का फेवरेट टॉपिक होता था, उसने कहा माई बेस्ट फ्रेंड पे 3 मिनट तक बोलो। मैं 3 मिनट तक बिलीव मी नॉन स्टॉप बोला। बट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज किस किताब से याद किया या किस कुंजी से याद किया। मैंने कुंजी का नाम तक नहीं सुना था। मैंने कहा कि सर मैंने तो, आपने कहा और मैंने इसको बोला। तो उसने मेरे को माना ही नहीं और 0 दे दिया। मेरे को वो टेस्ट की 0 दी, पर मेरे फादर ने पहली बार मेरी लाइफ में रिक्वेस्ट करी कि इसे दाखिला दे दो, इसको आप सेक्शन में रखो, अगले सितंबर इम्तिहान तक यदि इसके नंबर ना आए तो आप इसे निकाल देना। 3 महीने की रिक्वेस्ट के लिए मेरे फादर ने मुझे रखवाया। 3 महीने के बाद आई वॉज द टॉपर ऑफ दैट स्कूल एंड आई वॉज द बोर्ड टॉपर। बट आई हैड चेंज्ड द वे स्कूल फंक्शनड। स्कूल फंक्शनड फॉर क्रैमिंग and I changed them into creativity. That was the major change which happened to me in my 10th class, and with which I could change the school fundamentals also, and later the school people also got those creativity methods. Like our teachers always used to tell us, okay, write few lines on how to polish your shoes, how to make a cup of tea, you are going from Ambala to Chandigarh, write a note on it. But they never asked us to write my best friend. They never asked us to write my best teacher. Like the conventional essays, they never asked us to write, but they always. And the difference has been that we were 33 in the class. Only I became a doctor, and rest 32 still continue to be either clerks or officers in the banks, but they couldn't rise above what was expected out of their lives. And believe me, they were very brilliant students who were my classmates, but since they only had a different opinion about life, that they only wanted to score marks in life, and that made the difference between their life and my life. And so I request all the teachers who are on this platform to develop such habits in the students
which lead to development of creativity in them and not cramming, because NEP also will emphasize on this. I am just after few slides going to discuss about the basic principles of NEP, but believe me, NEP stresses upon creativity and not on cramming, and NEP also stresses upon continuously educating yourself. I am sure most of you must be in a continuous education mode, because nobody can remain a teacher unless and until he or she learns every day, because every minute and every day is a learning process for us. But then we have to keep ourselves updated, we have to keep ourselves changing, and believe me, you can learn anything from anywhere. I remember few lines which I wrote some time back कि मैंने चिड़िया से कहा कि मैं तुझ पर कविता लिखना चाहता हूँ। चिड़िया ने कहा तुम्हारे शब्दों में मेरे डेनों की उड़ान है? मैंने कहा नहीं। चिड़िया ने फिर कहा कि तुम्हारे शब्दों में मेरे पंखों की रंगीनी है? मैंने कहा नहीं। फिर चिड़िया ने कहा तुम मुझ पर कविता क्यों लिखना चाहते हो? मैंने कहा चिड़िया मुझे तुझसे प्यार है। चिड़िया ने कहा फिर प्यार का शब्दों से क्या सरोकार है? एक अनुभव हुआ नया, मैं मौन हो गया। यानी चिड़िया भी हमें ये सिखा सकती है कि प्यार का शब्दों से क्या सरोकार है। और डेफिनेटली लव इज समथिंग which is beyond words, and words cannot express true love, and that is what continuous education is, that you keep on learning from everything, from everywhere. और इसीलिए हमारे वाङ्मय में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारे, जिनमें गधा भी था, कुत्ता भी था, यानी every creature on this earth can teach you something, and that you need to learn, and that is what continuous education is. और इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, बच्चे रीजनिंग यानी तार्किकता, यानी बच्चे रचनात्मक रूप से सोचना यानी क्रिएटिविटी, इनके ऊपर ध्यान दें। और जब जब हम क्रिएटिविटी पर ध्यान देंगे, जितने भी इस दुनिया के बड़े फिलोसफर्स हुए वो हमेशा हमेशा अपने कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे और इस मानवता को देते रहे। लाइक सॉक्रेटिस, ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर। सॉक्रेटिस को जहर दिया जाना है कल, और उससे पहली शाम को सॉक्रेटिस म्यूज़िक सीखना चाहता है। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक म्यूज़िक टीचर बुलाया जाए और वो मुझे म्यूज़िक सिखाए। लोगों ने कहा सुकरात पागल हो गए हो क्या, कल तुम्हें जहर दिया जाना है और आज तुम म्यूज़िक सीख रहे हो। तो सुकरात ने कहा कि मैं परमात्मा का दिया एक भी क्षण खराब नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि कल जब मेरा शरीर परमात्मा के पास जाएगा तो मैं परमात्मा को ये कहूँगा कि तूने जो जीवन दिया उसके एक एक पल का प्रयोग मैंने किया। And that is what continuous education is. If we are into education field, that we keep updating ourselves, we keep learning, we keep updating. That is the most important thing for a teacher and for an academician. And NEP 2020 focuses on this, that you are into a life learning mode, which is very important. आज ज़रूरत यह है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंट्रिक हो और उनके अंदर जिज्ञासा, खोज यानी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिलीव मी, समवेयर वी हैव किल्ड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अमंग्स द स्टूडेंट्स। एंड बिना जिज्ञासा के, बिलीव मी, सिद्धार्थ कभी बुद्ध नहीं बन सकता था। बिना जिज्ञासा के नरेंद्र कभी विवेकानंद नहीं बन सकता था, और बिना जिज्ञासा के कभी नानकी का भाई नानक गुरु नानक देव नहीं बन सकता था। ये उनकी जिज्ञासा थी जो उन्हें सत्य की खोज के लिए एक ऐसी ऊंचाइयों तक ले गई कि आज भी वो लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, लेट मी टेल यू, इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। यदि न्यूटन ये नहीं सोचता कि सेब नीचे गिरने की बजाय ऊपर क्यों नहीं गया, तो शायद हमें लॉज ऑफ ग्रेविटेशन नहीं मिलते। यदि आर्किमिडीज ये नहीं सोचता कि पानी के टब में मेरा शरीर ऊपर क्यों आया, तो शायद हमें लॉज ऑफ बॉयंसी नहीं मिलते। यानी हर खोज के पीछे एक जिज्ञासा रही,
एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रहा, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रहा, और एनईपी में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करने के अनेक प्रयास करने के बारे में लिखा गया है। अनुभव और संवाद के आधार पर हम शिक्षार्थी को संचालित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट सेंट्रिक इस एनईपी में है, लचीली है ये। इट हैज़ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसीज फॉर द स्टूडेंट्स, और इसलिए हमने एनईपी 2020 में शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाने का भी, शिक्षा को कैसे रुचिपूर्ण बनाया जाए, कैसे उसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाया जाए, इस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि व्यास जी हमारे भारतीय वाङ्मय के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। वेदों की रचना भी कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने की, और उनके पुत्र थे महर्षि सुखदेव, जिनसे हमारे कितने ही पुराण शुरू होते हैं। और सुखदेव जी को जब शिक्षा पूर्ण हुई तो उनके पिता ने कहा कि तुम अंतिम सीख के लिए राजा जनक के पास जाओ। सुखदेव ऋषि राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, देखते हैं कि जनक रंगरलियों में डूबे हुए। सुखदेव को बड़ी हैरानी होती है कि मेरे पिता ने उन्हें वहाँ पर क्यों भेजा। और जैसे ही वह जनक से मिलते हैं, जनक उन्हें कहते हैं कि आप एक तेल का कटोरा लो, और इस तेल के कटोरे को हाथ में लेकर आप पूरी मिथिला को घूम आओ, और फिर मुझे आकर बताओ कि मिथिला कैसी है। और साथ में ही उन्होंने 2 जल्लादों को कहा कि यदि तेल की एक भी बूंद गिरी तो सुखदेव का सर काट देना। अब सुखदेव उस कटोरे को लेकर मिथिला में घूम आते हैं, और वापस आकर जनक कहते हैं कि सुखदेव तुमने मिथिला, तुम्हें कैसी लगी और मिथिला में क्या देखा। तो सुखदेव कहते हैं, महाराज मेरा ध्यान तो केवल तेल के कटोरे में था कि एक बूंद भी ना गिर जाए। तो राजा जनक ने कहा, बस यही सिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, परंतु यदि तुम्हारी एकाग्रता उस ढंग से बनी रहेगी कि तुम इस दुनिया में अपने आप को ना बांध कर सारे काम करते रहोगे, तो तुम्हें सफलता जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। कितना अच्छा ढंग था व्यास जनक का सुखदेव को समझाने का, और ऐसी रुचिपूर्ण शिक्षा को बनाना आज अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे, यानी बैलेंस डेवलपमेंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाएं, साहित्य और संस्कृति और मूल्यों का भी समावेश किया जाए, ये शिक्षा नीति कहती है। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज, तार्किकता, रीजनिंग एज ए सेड, करुणा, कंपैशन और एम्पैथी, संवेदनशीलता, यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये विकसित करनी चाहिए, और साथ ही उन्हें रोजगार के लिए सक्षम भी बनाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जितने भी कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, सब जगह पर एनएसएस की, एनसीसी की एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों को इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी प्रेरित किया जाता है। सब जगह पर समाज से जोड़ने के काम भी किए जाते हैं, परंतु बहुत जगहों पर केवल वो फोटोज़ के लिए रह जाता है। हम एक्चुअल में समाज के लिए कार्य करें, अपने विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करें, उनमें मॉरल वैल्यूज़ डालें, उनकी रीजनिंग को बढ़ाएं, उनकी कंपैशन, उनकी एम्पैथी को बढ़ाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें उनको उदाहरण देने होंगे नैतिकता के लिए, तार्किकता के लिए, करुणा के लिए, जैसे बुद्ध की करुणा, संवेदनशीलता जैसे नामदेव, एकनाथ और तुकाराम की संवेदनशीलता। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन के लिए, बिकॉज हम अभी तक शिक्षा को जीविका के लिए जोड़ते आए हैं, परंतु जीवन को कहीं ना कहीं भूले हैं। इसलिए जब मुझे अपना विश्वविद्यालय ये विकसित करने के लिए दिया गया, तो मैंने इसका ध्येय वाक्य रखा, विद्या जीवनाय ना तो जीविकाए, यानी विद्या जीवन के लिए है, ना कि जीविका के लिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और हमारे बहुत पुराने
संत कवि हुए बुल्ले शाह, उन्होंने लिखा पढ़ पढ़ किताबां इल्म दियाँ। जिन्हें नहीं समझ में आएगा मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। पढ़ पढ़ किताबां इल्म दियाँ तू ना रख लिया काजी, मक्के मदीने घुम आया तू ना रख लिया हाजी, हथ विच फड़ के तलवार तू ना रख लिया गाजी, बुल्ले शाह तू हासिल की कीता जे यार ना रखा राजी। यानी हमने क्या हासिल किया अपनी शिक्षा के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट बुल्ले शाह इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड दिस इज़ व्हाट NEP 2020 also says and this is very very important, believe me। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए और NEP हमें यही सिखाती है। और अब मैं इसके कुछ ऐसे तथ्यों की आपसे विवेचना करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं समय की कमी है और ये टॉपिक बहुत लंबा है, इतना लंबा टॉपिक है, इट रिक्वायर्स डेज एंड डेज टू डेलिब्रेट अपॉन इट। बट परंतु जो कुछ मूलभूत सिद्धांत इस NEP 2020 में दिए गए उनकी चर्चा आप लोगों से करूंगा। ये बेसिक प्रिंसिपल्स, दे आर अबाउट 30 एंड आई विल one by one narrate it to you and then you can just raise your queries and as I requested Dr. Savita that we can have a separate question and answer session sometimes next week because the queries which she has already given it to me are such long queries and it will take a long time and we have a limited time here on this platform and we can have a separate question and answer session and I will love to answer all the queries which are related to NEP 2020। पहला जो सिद्धांत इसमें बेसिक प्रिंसिपल दिया गया वो ये कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन वेरी शॉर्ट टाइम दैट हमारे देश में समस्या कोई बेरोजगारी की नहीं है, हमारे देश में समस्या कोई शिक्षा की नहीं है। यदि हम मूल रूप से देखें तो हमारे देश में समस्या ये है कि व्यक्ति को यही नहीं पता कि उसकी प्रकार क्या है। जो लोग साइकोलॉजी से जुड़े हैं उन्होंने कार्ल गुस्ताव जंग को पढ़ा होगा, उसने 4 तरह के व्यक्ति, 4 तरह की पर्सनालिटीज़ बताई और हमारे मनु में ने भी 4 तरह के लोगों के बारे में चर्चा की। हमने उन्हें जात और धर्म से जोड़ा, वो हमारी गलती थी, परंतु जिस हिसाब से व्यक्तियों के प्रकार बताए गए थे, आज आपने तारे ज़मीन पर देखी होगी, हम में से कोई भी व्यक्ति उस तरह से काम नहीं करता। महर्षि अरविंदो ने कहा कि देयर इज डिविनिटी इन एवरी चाइल्ड एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टेक आउट दैट डिविनिटी एंड वी आर येट टू नो व्हाट इज डिवाइन इन दैट चाइल्ड। वी ओनली फोर्स द चाइल्ड टू गो समवेयर, कि बच्चा पैदा होते ही हम फैसला कर देते हैं कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, अकाउंटेंट बन, वकील बन। हम कभी बच्चे से ही नहीं पूछते कि तू क्या करना चाहता है। एंड दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट and we must work on this, we must know the divinity of the child and then we should work on it। and NEP में पहला basic principle यही है कि we must know the divinity of the child and then work on it। दूसरा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और सांख्य ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। मूलभूत सिद्धांत इसका तीसरा ये है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लचीलापन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। कि मान लो मैंने मेडिकल ज्वाइन किया और मुझे लगता है कि मैं मेडिकल नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आई कुड ट्रांसफर इट टू सम अदर ब्रांच वेयर एटलीस्ट आई कैन पॉसिबली डू बेटर। Then the third important thing is, fourth important thing is, कला और विज्ञान के बीच में पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यवसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव ना हो। Now what has happened is that we have strictly compartmentalized ourselves and we need to open up. That is very important. Today is an era of super specialization. But is not the super specialist needed to know what is happening in the other parts of the body?
आप किसी नी वाले के पास जाते हैं तो उसको ये दिखाई देगा कि ये नी रिप्लेसमेंट का केस आ गया, उसको ये नहीं दिखाई देगा कि इसमें नी में आर्थराइटिस है किस वजह से, या उन कारणों की विवेचना शायद वो बॉडी में आपके और क्या हो रहा है, बॉडी का आपको क्या सूट करेगा, ही इज़ नॉट बॉदर्ड because we have strictly compartmentalized also. The need is to open up the horizons. As Swami Vivekananda said in his last moments, he asked all the disciples to open all the windows and doors of his rooms where he was to leave his body. He said, let the noble thoughts come from all sides, and this is so very important, and this has been taken as a basic principle fourth in NEP 2020. एंड पांचवा, सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविक और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास, यानी मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा का विकास. दिस हैज बीन स्ट्रेस्ड एज ए बेसिक प्रिंसिपल इन NEP 2020. द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज अवधारणात्मक समझ पर जोर. जैसे मैंने आप लोगों से चर्चा की, ना कि रटंत पद्धति पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई ना हो, ऐसा NEP 2020 में कहा गया. और जैसी मैंने आपसे चर्चा पहले भी की, सातवां मूलभूत सिद्धांत इसमें यह लिया गया कि रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए. बिलीव मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The novelty and innovation, these are the buzzwords of today's education system. And believe me, यदि हम पुरानी चीज़ें पढ़ाए जाएंगे और इनोवेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा पद्धति व्यक्ति को कहीं पर भी नहीं ले जाएगी. मैंने एक कहानी सुनी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे. ये मुहावरा हम भी पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा है. और चूहों के भी शास्त्रार्थ, जैसे आज हम लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं NEP को लेकर, चूहों के भी शास्त्रार्थ होते थे. और उनके हर बार कॉन्फ्रेंस ये बात पर ख़त्म हो जाती थी कि बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधी जा सकती. परंतु जो 2020 की उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें दो नए चूहे, जो छोटे छोटे चूहे थे, वो खड़े हुए और उन्होंने हाथ उठाया कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हैं. तो अब बाकी सारे जो बूढ़े चूहे थे वो बड़े हैरान हुए. उन्होंने कहा कि हम सालों साल नहीं कर पाए, तुम कैसे कर दोगे. उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, हम कर देंगे. इन छोटे चूहों का किसी केमिस्ट की दुकान पर आना जाना था और इनको ये पता लग गया था कि डायज़ेपाम या एल्प्रेक्स की गोली जो है वो नींद के लिए होती है. इन्होंने वहाँ से डायज़ेपाम की गोली उठाई, बिल्ली के दूध में डाली, बिल्ली सो गई, इन्होंने गले में घंटी बांध दी. ये इनोवेशन है जो हमें करनी पड़ेगी. एंड दिस वी नीड टू वर्क ऑन दिस, एंड दिस इज व्हाट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज. आठवां सिद्धांत इसमें जो दिया गया कि मानवीय और संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जैसे सहानुभूति, स्वच्छता, लोकतांत्रिक भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान. इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करें. हड़ताल करते हैं, सारे कॉलेज की बिल्डिंग को तोड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि कॉलेज में जी ये नहीं है, ये नहीं. अरे आएगा कहाँ से. तुम अपने बेंच खुद खराब करते हो, अपनी किताबें खुद फाड़ते हो, अपनी प्रॉपर्टी को खुद नुकसान करते हो. इसलिए इस NEP में ये भी ध्यान दिया गया कि सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान जैसे मूलभूत वैल्यूज़, वैज्ञानिक चिंतन, जैसा मैंने कहा साइंटिफिक टेम्परामेंट. और पंडित नेहरू ने 1960 से ये इस देश को कहना शुरू किया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें डेवलप करना है, ना कि हमें बच्चों के अंदर कोई चीज़ें याद करवानी है. वी नीड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट, एंड दैट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमें बच्चों को ये बताना है व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, हाउ, व्हाई. ये 7 अंकल हैं जिस पर हर बच्चे को ध्यान देना है. और जब तक प्रश्न नहीं पूछेगा बच्चा, वो अपने जीवन में कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता. जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, समानता और न्याय, जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो 8वें बेसिक प्रिंसिपल में बताए गए हैं. 9वां बेसिक प्रिंसिपल ये है बहुभाषिकता, यानी मल्टी लिंग्विस्टिक, और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना. कि जहाँ जहाँ पर लोकल वैल्यूज़ है, मुझे याद है कि हमारे बहुत से बच्चे जो हमारे साथ थे, इंग्लिश ना आने की वजह से पीछे रह गए. यानी जो जो भाषाएं हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं उन पर हमें ज़ोर देना चाहिए, और जो चीज़ें इंग्लिश में नहीं समझ में आती उन्हें वर्नैकुलर में, लोकल डायलेक्ट में समझाने का भी प्रयास करना चाहिए. और फिर जो अगला सिद्धांत है वो ये है कि जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन. 11वां जो इसमें बेसिक प्रिंसिपल बताया गया कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, जैसे मैंने कहा कि सतत
पढ़ाई, वैसे ही सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस evaluation, that is so very important. It is not only learning but evaluation also should be continuous. It should not be based upon one single एग्जामिनेशन, जिसने हमारे यहाँ पर कोचिंग की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, उसको अवॉइड करने के लिए हमें इस पर ध्यान देना होगा। तकनीकी के यथासंभव उपयोग, यानी वी मस्ट अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेक्नोलॉजी हैज जॉइंड अस ऑल टुगेदर, दिस वी ऑल नो। और इस कोविड के समय में जितने वेबिनार्स हुए, शायद इतनी कभी कॉन्फ्रेंसेस भी इस दुनिया में नहीं होंगी, और कितना इजीली इसने हम सबको जोड़ा और सबके लिए जीवन को आसान किया, दिस वी नीड टू रियलाइज। और टीचर को भी उतना ही टेक्नोलॉजी को साथ लेना है जितना स्टूडेंट्स को अपने साथ लेना है। और फिर फिजिकली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा को सुलभ कैसे बनाया जाए, ये भी इसमें जोर दिया गया। और एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पर भी एनईपी में 2020 में काफ़ी जोर दिया गया है। शिक्षा एक समवर्ती विषय है, समय के अनुसार इसमें बदलाव चाहिए। सभी पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए भी एक सम्मान होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे हरियाणा के कॉलेजेस हैं, तो वो हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता, हरियाणा के इतिहास, हरियाणा की लैंग्वेज और इन सब चीज़ों पर जोर दे सकते हैं। सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, दिस इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट। हायर एजुकेशन में जितना प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसने कहीं ना कहीं शिक्षा को महंगा किया। और 1993 में जो यूनिक्रिशन का जजमेंट आया, जिसने हमारे देश में एक और खाई पैदा की, पेड और फ्री सीट्स की, वो भी शायद हमें समाप्त करनी होगी। और शिक्षा को सभी के सामर्थ्य में, एंड बिलीव मी, the way private universities now are having the fee structure and the way they are charging the fees, it is practically impossible for a middle class to have their children admitted in those universities. And so NEP 2020 will certainly put across some restrictions on these private colleges and universities as far as charging of fees and other things and other charges are concerned. स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में तालमेल, लाइक whatever we learn in the school remains in the school itself, whatever we learn in the colleges remain in the colleges itself, and whatever we learn in the university remains in the universities, and whatever we learn later. So a continuous curve has to be maintained. We have to have a coordination and collaboration between all the syllabi, कि मैंने जो स्कूल में पढ़ा वो मेरे कॉलेज में भी मेरे को काम आए, वो मेरे आगे भी काम आए। इसलिए इस एनईपी में एक ऐसे सिलेबस की बात की गई है जो शुरू से शुरू हो और आखिर तक आपके जीवन में चले। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया को केंद्र मानना, ये पहली बार जो शिक्षकों को भी इसमें केंद्र बनाया गया और शिक्षकों के विकास की बात की गई, ये इस शिक्षा नीति में की गई। और उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, हम कहते हैं कितना हो पाता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और इसलिए परंतु नई शिक्षा नीति में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अच्छे लोग शिक्षा में आएँ, और अच्छे लोग जिनका न केवल अच्छे हैं अपने एकेडमिकली, बट जिनमें पैशन है टीचिंग का, बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए पैशन। मैं ये मानता हूँ कि ये पैशन है, और इस पैशन को बरकरार रखने के लिए जिन लोगों का पैशन है वही लोग इसमें आने चाहिए। शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, ये हमें साथ साथ जैसे हम उनको इंडिपेंडेंस देंगे, जैसे जैसे हम उनको स्वायत्तता देंगे, साथ साथ उनका कोई ऑडिट सिस्टम भी क्रिएट करना इस पॉलिसी में कहा गया है। और इसमें आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करने पर काफ़ी जोर दिया गया है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों के अंदर, जैसे मैंने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिज्ञासा, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इसी तरीके से हम आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़, और इसीलिए इंडिया में क्योंकि अब इस पर जोर दिया जाने लगा तो स्टार्टअप्स भी बढ़ने लगे हैं, बिकॉज दे आर ऑल आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ एंड विच आर कमिंग अप एंड कमिंग अप नाइसली। और सबसे अगला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो शोध पर, रिसर्च पर इस एनईपी में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध हो, ऐसा इस
पॉलिसी में कहा गया, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान, कंटिन्यूस रिसर्च और नियमित मूल्यांकन, जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूस उनका एवेल्युएशन, एक प्रॉपर ऑडिट, उसके आधार पर उनकी कंटिन्यूस एवेल्युएशन चलती रहनी चाहिए। और फिर जो बेसिक प्रिंसिपल दिया गया कि भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम उड़ें कहीं भी, परंतु हमारी जड़ें भारतीयता में हो। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो लोगों ने उन्हें अनेक उनके भाषणों से प्रसन्न होकर उपहार दिए, और स्वामी विवेकानंद को एक अंग्रेज़ ने सूट दिया और कहा कि स्वामी जी अगर ये सूट आप डाल भी लेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। स्वामी विवेकानंद अंदर गए, कोट भी डाला, पैंट भी डाली, टाई भी लगाई, परंतु अंग्रेज़ देखकर हैरान हुआ कि सिर पर हैट की बजाय साफ़ा डालकर स्वामी जी रहे। तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि स्वामी जी अगर सिर पर भी आप हैट लगा लेते तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होगी। तो स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वो हम सब की सोच को बदल सकता है। स्वामी जी ने कहा, मस्तक पर तो मेरा भारत रहेगा, विचारों में तो मेरा भारत रहेगा। ये महत्वपूर्ण है और यही बेसिक प्रिंसिपल हमारी NEP 2020 में लिया गया। मूल रूप से सिद्धांत जो बेसिक प्रिंसिपल 20th था वो इसी बात की चर्चा करता है, और बेसिक प्रिंसिपल जो 21st है, जो मूलभूत सिद्धांत 21st है कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लाइक अ कम्युनिटी सर्विस, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार मानना चाहिए। इट्स अ फंडामेंटल राइट कि वो क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। और फिर 22वें प्रिंसिपल में ये कहा गया कि एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश। अभी तक हमारी शिक्षा में जो निवेश है वो बाकी देशों से बहुत कम है। अभी कुछ बजट को बढ़ाने का प्रावधान किया गया, बट वी नीड टू एटलीस्ट स्पेंड more than 15 to 20% of our budget on education, then only whatever is envisaged in NEP 2020 can be obtained. Otherwise it will also go as a policy which came in papers and remained in papers, because आप सब जानते हैं कि कैसे हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को चला रहे हैं, because it is very difficult to have regular teachers because of the budgetary problems, and we all are working with the teaching resource persons or hourly or guest faculty, and that's in fact requires more posts, more money has to be pumped in the education system so that this NEP 2020 में हम सब चीज़ों की बात कर रहे हैं उनको हम ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें। इस राष्ट्रीय शिक्षा का जो विज़न है वो भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत, लाइवली और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। इस नीति में यह भी परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वी मस्ट नॉट आस्क व्हाट कंट्री हैज़ डन फॉर अस, वी मस्ट ask ourselves what we are doing for country। देश के साथ जुड़ाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ब्रेन ड्रेन इज़ अ बिग चैलेंज फॉर दिस कंट्री। IIM, एम्स, IIT से जितने लोग पढ़ते हैं दे गो एंड जस्ट फ्लाई आउट इनटू द अदर कंट्रीज़, एंड उनको अपने देश के साथ जोड़ना, चाहे अब वो बाहर भी हैं तब भी उनको देश के साथ जोड़ना, एंड गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड कि चाहे वो बाहर रहे परंतु उनकी जो जड़ें हैं वो भारत के साथ रहें, भारत के साथ उनका जुड़ाव बना रहे, और बदलते विश्व में नागरिक की क्या भूमिका हो और उत्तरदायित्वों के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उसके अंदर जागरूकता को उत्पन्न करना, ये इस NEP में कहा गया है। और इस नीति का विज़न छात्रों में भारतीय होने का गर्व, जैसा मैंने कहा कि भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी है। Actions they speak louder than the words, so our actions should also be the same, कि हम भारतीयता को बढ़ावा दें, साथ ही ज्ञान, कौशल और मूल्यों की जो सोच है उसमें भी हमारा बढ़ावा होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए, जैसे मैंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से प्रतिबद्ध हो और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से प्रतिबद्ध हो, बिकॉज नाउ वी आर इन ए ग्लोबल एटमॉस्फेयर वेयर वी आर लुकिंग एट ग्लोबल सिविलाइजेशन, और उसके लिए हम अपने ग्लोबल सिटीजन्स तैयार करें, ऐसा इस शिक्षा नीति का प्रयास है। और अंत में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ
कि शिक्षा नीति 2020 पहली बार समस्या को जड़ से पकड़ने का एक प्रयास किया गया है। और जब मैं जड़ से समस्या को पकड़ने की बात कहता हूँ तो मेरे अर्ली डेज़ की बात है मेडिकल कॉलेज में कि मेरे एक फ्रेंड को जो लंगड़ा कर चल रहा था, एक सीनियर मिला, उसने कहा भी तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? उसने कहा पता नहीं किस लिए। तो उसने कहा ज़रूर तेरे को अपेंडिसाइटिस होगा। मेरे को अपेंडिसाइटिस हुआ था, मैंने अपेंडिसाइटिस अपना अपेंडिक्स निकलवाया, मेरा चलना ठीक हो गया। उस बेचारे ने भी जाके अपना अपेंडिक्स निकाल दिया, पर चलना उसका ऐसे का ऐसे रहा। इतने में कोई दूसरा सीनियर मिला, उसने कहा कि यार ये टॉन्सिलाइटिस से भी हो जाता है, तो उसने टॉन्सिल्स निकलवा लिया बेचारे ने। अगली बार वो जब सीधा चल रहा था तो किसी जो दोनों सीनियर्स थे वो मिले, उन्होंने कहा देखा मैंने तेरे को कहा था ना अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिक्स निकलवा ले ठीक हो जाएगा। दूसरे ने कहा मैंने कहा था ना टॉन्सिलाइटिस निकलवा ले तो ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा देख, ना तो अपेंडिक्स निकलने से ठीक हुआ, ना टॉन्सिल निकालने से ठीक हुआ, जूते में एक कील था जो मैंने निकाल दिया और मैं ठीक से चलने लगा। ये शिक्षा नीति जूते में कील जिसकी वजह से हम लंगड़ा रहे हैं उसको निकालने का काम करेगी। और मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये शिक्षा नीति भारत के शिक्षा पटल को बदलने का प्रयास करेगी, उसमें मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास करेगी और ये शिक्षार्थी केंद्रित होगी और शिक्षक केंद्रित होगी। और ऐसा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, अभी तो ये सिर्फ हम देखने की बात कर रहे हैं कि शिक्षा नीति आई है, अब जब इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू होगा, जब उसके चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, तब हम देख पाएंगे कि एक्चुअल में ये शिक्षा नीति इस देश के लिए कितनी प्रभावी हो पाई। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे इतने प्यार से सुना, इतने मान सम्मान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सबके भीतर बैठे शिक्षक को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।